जरा ध्यान से देखिए, मेरे अगल बगल दिख रही इन तस्वीरों को पहचानिए, क्योंकि ये पाकिस्तान से घुसे कोई आतंकवादी नहीं, ये हमारे और आपके बीच पल रहे देश के वो गद्दार हैं। ये हमारे देश के दुश्मन की तस्वीर है, या सच कहें उन नमक हरामों की सूरत है, वो नमक हराम जो बाहर से सभ्य लेकिन भीतर से सांप है। और ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि जब तक हमारे और आपके बीच में ऐसे सांप और ऐसे नमक हराम हैं, हम और आप बारूद के ढेर पर बैठे हुए, क्योंकि हमारे देश में आतंकवादी कुकुर मुत्तों की तरह उग रहे हैं, शहर दर शहर निकल रहे हैं। वो चेहरे जो सुबह मरीजों को दवा देते हैं लेकिन शाम को देश को बर्बाद करने की प्लानिंग करते हैं। जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के लिए बारूद इकट्ठा करने का काम करते हैं। और ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं हिंदुस्तान को खतरा बाहर के दुश्मनों से ज़्यादा अपने घर के दुश्मनों से है, क्योंकि हमारे देश में आतंकवादी कुकुर मुत्ते की तरह सफ़ेद सूट बूट में उग रहा है, हमारे पड़ोस में उग रहा है, हमारे कॉलेजेस में उग रहा है, इवन हमारे अस्पताल में उग रहा है। और ये बहुत परेशानी वाली बात है। मैं इन तस्वीरों के जरिए किसी धर्म को टारगेट नहीं करना चाह रहा हूं। मैं जानता हूं कि हमारे देश में आजकल धर्म के नाम पर आतंकवादियों को समर्थन देना या किसी धर्म को निशाना बनाना फैशन सा बन गया है। मैं इस बात को भी जानता हूं कि जब तक आतंकवादी किसी घटना को अंजाम देते हैं तो वह धर्म देखकर नहीं मारता। दिल्ली में भी जितने लोग मारे गए, इस घटना को अंजाम दिया गया है, उसमें से हर जात, हर वर्ग और हर धर्म और हर उम्र के लोग मारे गए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि ये नफरती गद्दार इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद और किसी गरीब घर से भी नहीं आ रहे थे, ये फिर ये आतंक के रास्ते पर क्यों चल पड़े? ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपने ही देश से गद्दारी करनी पड़ गई? क्योंकि ये सब शिक्षित लोग थे, मिलवाते हैं आपको। यह है पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये डॉक्टर मुजम्मिल शाकिल की। इनके पास हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए इतना असला था, लेकिन इनके भाई कह रहे हैं कि ये बहुत नरम दिल के थे, पर फैक्ट कहता है कि हजारों को मारने की तैयारी थी। और ये दूसरी तस्वीर डॉक्टर आदिल, जिनके पास से AK-47 बरामद हुई। हमले की साजिश के साथ धरा का धरा रह गया इनका सारा कुछ। ये मोहतरमा डॉक्टर शाहीन मुजम्मल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही हैं। RDX होने का जिम्मा था इनके ऊपर ही, और नए नए बच्चों को ब्रेन वॉश करना इनकी ही जिम्मेदारी। अगली तस्वीर डॉक्टर मुहिद्दीन महाप्रसाद में जहर मिलाने की फिराक में थे ताकि ये एक साथ हजारों की मौत को अंजाम दे सके। और आखिरी तस्वीर डॉक्टर उमर की, लाल किले ब्लास्ट में कार चलाने वाला आतंकवादी जो 3 घंटे तक बैठा रहा, किसी के इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहा था, पता नहीं, लेकिन कुछ समय बाद पूरा का पूरा इसके बाद में देश हिल गया। 10 नवंबर 2025 शाम को 6:45 पर दिल्ली में रेड फोर्ट के पास में मौजूद सुनहरी मस्जिद पार्किंग लॉट से Hyundai i20 गाड़ी बाहर निकलती है। ये गाड़ी लाल किले के पास से यूटर्न लेकर सीधा उसके सामने वाली सड़क पर आ जाती है 6:52 पर। ये बहुत धीरे धीरे चलकर एक रेड लाइट पर आकर रुक जाती है। ये वाली रेड लाइट लाल किले मेट्रो स्टेशन के सामने के गेट नंबर 1 पर रुक जाती है। बहुत धीरे धीरे ये गाड़ी आगे बढ़ती है और कुछ ही सेकंडों बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि आसपास की कम से कम 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिएक्शन की आग लग जाती है। इसकी मौजूद स्ट्रीट लाइट बुझ जाती हैं और मेट्रो के एंट्री गेट पर लगा शीशा टूट जाता है। कई सारी गाड़ियां जो दूर खड़ी थी उनके शीशे टूट जाते हैं, और जो गाड़ियां इस धमाके के पास थी, मतलब उनका मलबा 150 मीटर दूर जाकर उड़कर गिरता है। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, चांस की बात है कि उस वक्त 2 अलग अलग लोग फिल्मिंग कर रहे थे। तो हमारे पास एक ब्लास्ट के 2 रियल फुटेजेस मौजूद हैं। एक वीडियो जो आपको मैं दिखा रहा हूं, दूसरा वाला ये है। इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो डाउन करके आप देखोगे तो इसमें दिखेगा कि इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी कि कैमरे में जो कुछ दिख रहा है सब कुछ हिल गया है। इतना बड़ा पेड़ तक हिल गया है। वहां पर मौजूद शॉपकीपर्स का कहना है कि बहुत भयंकर धमाका था, बहुत जोर से आवाज थी। ऐसी आवाज हमने पहले नहीं सुनी, इतनी तेज आवाज उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। बताया जाता है कि धमाके की आवाज करीबन 2.5 किलोमीटर दूर तक ITO तक सुनाई देती है। लगभग 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विसेज को कॉल आ जाती है, जिसके बाद उन्होंने आग पर काबू करने के लिए 7 फायर ट्रेनर्स को डिस्पैच कर दिया। एक आई विटनेस बताते हैं कि ब्लास्ट के अंदर 10 मिनट के अंदर अंदर लगभग 7 बजे के अराउंड पुलिस भी वहां पर आ जाती है और 7:15 पर
एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंच जाती है। चांदनी चौक के लोकल लोग वहां पर मौजूद विक्टिम्स की बहुत मदद करते हैं और उन्हें एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही कई सारे विक्टिम्स को ई रिक्शा के जरिए ही हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। धमाके में कुल मिलाकर 20 से लोग ज़्यादा घायल हो जाते हैं, जिन्हें तुरंत लोकनायल जयप्रकाश हॉस्पिटल ले जाया जाता है। घायल लोगों में से 8 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है और अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस ब्लास्ट में 13 लोगों की जान जा चुकी है। धमाके की सूची मिलने पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच जाती है। कुछ समय बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये सारी एजेंसीज मिलकर मामले की जांच करती हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली उनकी ये सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं गया है कि ये धमाका कैसे हुआ और किसने किया। इस घटना में मारे गए लोगों में अभी तक 6 लोगों की पहचान हो पाई है। उनमें से एक उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोकेश अग्रवाल जो हॉस्पिटल में एडमिट अपने बेटे की सास से मिलने आए दिल्ली थे। उसके अलावा अमरोहा में रहने वाले DTC के बस कंडक्टर अशोक कुमार अपनी ड्यूटी करके घर जा रहे थे और एक विक्टिम्स पंकज सैनी एक कैब ड्राइवर थे। एक और विक्टिम दिनेश मिश्रा चांदनी चौक में एक लहंगे और साड़ी बेचने वाली दुकान पर काम किया करते थे। एक दूसरे विक्टिम नोमान एक कॉस्मेटिक स्टोर में काम करते थे और दूसरे जुम्मन मोहम्मद जो ई रिक्शा चलाते थे, उनकी फैमिली के इकलौते ऑनर थे। रात को 10 बजे के आसपास होम मिनिस्टर अमित शाह घायलों से मिलने इन हॉस्पिटलों में पहुंचते हैं, जिसके बाद वो उन जगहों पर भी जाते हैं जहां पर धमाका हुआ था। फिर उनकी तरफ से एक बयान दिया जाता है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोर्सेज के हवाले से बताया कि ये Hyundai i20 गाड़ी का नंबर प्लेट था HR26CE 7674। द हिंदू के सोर्सेज ने बताया कि गाड़ी का ऑनर मोहम्मद सलमान था जो हरियाणा के गुड़गांव में रहने वाला था। पुलिस ने जब सलमान को डिटेन किया तो उनको पता चला कि सलमान ने इस गाड़ी को दिल्ली के ओखला में रहने वाले देवेंद्र को बेच दिया। उसके बाद गाड़ी देवेंद्र ने अंबाला में किसी और को बेच दी और उसके बाद ये गाड़ी किसी और के पास चली गई। कुछ अखबारों के अनुसार यहाँ पर ये पुलवामा में रहने वाले 1 तारीख की एंगल से भी देखा जा रहा है। इसकी आगे बात करेंगे वीडियोज़ में, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धमाके के बाद दिल्ली के अलावा मुंबई समेत देश के कई सारे इलाकों को हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दूसरा, भूटान के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस धमाके को साजिश बताया है। ये पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन को अब NIA के हवाले कर दिया गया है, जो कि एनकाउंटर टेररिज्म एजेंसी है। आज फिर से एक बार दिल्ली की गलियां खून से रंग गई हैं। एक बार फिर से किसी मासूम का सपना राख में बदल गया है। किसी माँ ने अपने बेटे को खो दिया, किसी ने अपने बच्चे ने अपने पिता को। सवाल सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है कि ये विस्फोट कैसे हुआ, सवाल यहाँ पर ये है कि राजधानी पर बार बार निशाने क्यों हो रहे हैं। क्या ये हमारी सुरक्षा नीतियों बस कागजों तक ही सीमित है? क्या हम कब तक इंतजार करेंगे जब तक अगला धमाका हमारे आसपास ना हो जाए? ये सिर्फ एक विस्फोट नहीं है, ये खबर है, ये चेतावनी है इसकी कि आतंक का चेहरा आज भी जिंदा और वो हमारे बीच में छिपा हुआ है। वक्त आ गया है कि हम सिर्फ दुख ना जताएं बल्कि जवाबदेही मांगे करें, सिस्टम से, नेताओं से और खुद से भी, क्योंकि जब तक हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तब तक हम सतर्क नहीं रहेंगे, तब तक ये शहर, ये देश, हमारी मासूमियत सब खतरे में रहेंगे। आतंक किसी धर्म का नहीं होता है, किसी विचारधारा का नहीं होता, उसका बस एक चेहरा है, नफरत। और जब तक हम इस नफरत के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तब तक हर धमाका सिर्फ तोड़ेगा, जोड़ेगा कुछ भी नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।